आपण आपल्या दुपारच्या सत्राला सुरुवात केली या सुंदर गाण्याने. रंग वेगळा ढंग वेगळा नव्या युगाचे गीत मी गातो. कारण आपले जे तीन मित्र आपल्याला प्रथमार्धामध्ये भेटले त्या सगळ्यांनी आपल्याला ह्या गाण्यामधल्याच गोष्टी सांगितल्या की सुबक रस्ते आपल्यासमोर असतानाही स्वतःची वाट आपण शोधायला पाहिजे, ह्याचा ध्यास किती महत्त्वाचा आहे. भविष्यामध्ये माझं नेमकं काय होणार आहे ह्याची भीती कशी बाजूला ठेवायला पाहिजे. आणि या गाण्यामध्ये जसं म्हटलंय की मी सुद्धा एक माणूस आहे, मलाही कधी कधी लो वाटेल, मलाही कधी कधी असं वाटेल की हे सगळं मी कशासाठी करतोय. तेव्हा जसं मंदार म्हणाला की एका खोलीमध्ये जाऊन मला शांत बसता आलं पाहिजे. तर सगळ्या गोष्टी आपण जोडू शकतो. या गाण्यामध्ये जे शब्द लिहिले आहेत ते आपल्या वक्त्यांनी जे आपल्यासमोर सांगितलं त्या सगळ्याशी ते आपण जोडू शकतो. खूप छान. त्यामुळे गाण्यालाही नवा अर्थ मिळाला आणि आपण सुद्धा पहिल्या 3 सत्रांमध्ये खूप काही मिळवलं आणि आता आपण पुढे जाणार आहोत. आत्ता आपला जो मित्र आपल्यासमोर येणार आहे त्याची आपण आधी ओळख करून घेणार आहोत. काय असतं, आपल्यापैकी अनेकांचं स्वप्न असतं डॉक्टर होण्याचं. हां, म्हणजे ते नातेवाईकांचं स्वप्न नाही, स्वतःचं स्वप्न असतं डॉक्टर होण्याचं. काही जणांचं स्वप्न असतं इंजिनियर होण्याचं. पण आपण आता अशा एका मित्राला भेटणार आहोत की जो डॉक्टर पण आहे आणि इंजिनियर पण आहे. तर त्यामुळे जवळजवळ अशक्य गोष्ट आहे ती, कारण डॉक्टरी करता करता एक आयुष्य जातं, इंजिनिअरिंग काय आहे ते समजता समजता दुसरं आयुष्य जातं. तर सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे करणारा आपला मित्र अभिषेक सेन इथं आलेला आहे. त्याच्याबद्दल आपण पटकन जरा ओळख करून घेऊया आणि मग अभिषेकचं आपण वेधच्या व्यासपीठावरती स्वागत करूया. इंजिनियर डॉक्टर अभिषेक सेन. डॉक्टर आणि इंजिनियर, डॉक्टर की इंजिनियर अशी गल्लत होत नाहीये ना. दोन्ही पदव्या असलेली हे एकच व्यक्ती आहे, डॉक्टर अभिषेक सेन. नाशिक शहरातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात 4 चौघांसारखा वाढलेला एक मुलगा गुणवत्तेच्या आधारावर MBBSला प्रवेश मिळवतो. तिथेही आपली गुणवत्ता सिद्ध करीत डॉक्टर ही पदवी मिळवण्याच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच आपण घेत असलेल्या शिक्षणाचा समाजाला काय आणि कसा फायदा देता येईल या विचारात करिअरला आणि आयुष्याला वेगळे वळण देण्याचं धाडस करणारा अभिषेक सेन. MBBSच्या शेवटच्या वर्षात असलेला हा विद्यार्थी साधारणतः काय विचार करेल, तर तो मास्टर होण्याचा, स्पेशलायझेशन, सुपर स्पेशलायझेशन इत्यादी गोष्टी करण्याचा विचार तो करेल. मात्र या मुलाने MBBSची अंतिम परीक्षा दिल्यानंतर निश्चय केला होता संगणक तंत्रज्ञान हा विषय आत्मसात करण्याचा, त्यासाठी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेण्याचा. एखाद्या मध्यमवर्गीय तरुणाची स्वप्न असून काय असावीत, या स्वप्नपूर्तीच्या वेडापायी या तरुणाने केलेला जीवन प्रवास अक्षरशः अचाट आहे. हेल्थ केअर या विषयाचं लोकशाहीकरण, आरोग्य सेवेचं लोकशाहीकरण, हा प्रवास अत्यंत अचाट आहे, अकल्पित आहे. 3 इडियट्स मधला रॅन्चो आठवतो का? असाच एक खराखुरा रॅन्चो अर्थात डॉक्टर अभिषेक सेन आजच्या आपल्या या सत्राचा पाहुणा आहे. चला तर मग ऐकूया डॉक्टर अभिषेक या नावाच्या रॅन्चोचा प्रवास. डॉक्टर अभिषेक सेन. वेलकम अभिषेक. तुझं वेधच्या व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा स्वागत. त्याचा 3रा वेध आहे हा. म्हणजे नाशिकचा वेध झाला, ठाण्याचा वेध झाला आणि आज लातूरच्या वेधला अभिषेक इथं आलेला आहे. आणि आता त्याचं वर्णन त्यांनी रांचो म्हणून केलं, पण त्या 3 इडियट्सचं एक वेगळं महत्त्व त्याच्या आयुष्यात आहे, ते नंतर तो आपल्याला सांगेल. आम्ही थोडं हिंदी थोडं मराठी असं सगळं आम्ही बोलू. डॉक्टर आणि इंजिनियर. तर पहिल्यांदा तू डॉक्टर झालास, पण आपण थोडं त्याच्याही आधी जाऊ. तू शाळेत असताना घर कैसा था, फॅमिली कैसी थी, और ॲज अ स्टुडंट हाऊ वेर यू. तू विद्यार्थी म्हणून कसा होतास, म्हणजे भयंकर अभ्यासू होतास का, खोडकर होतास का, काय कसं काय होतं? घर का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा था.
थोड़ा सा स्पॉइल्ड था मैं, क्योंकि ओनली चाइल्ड, भाई नहीं बहन नहीं, ओनली चाइल्ड था। ओनली चाइल्ड। तो बहुत बहुत लाड प्यार करके जितना बिगाड़ सकते हैं, दादाजी ने तो बहुत बिगाड़ा था। अच्छा, और आप बिगड़ भी गए थे? हाँ, चॉकलेट दे रहे, नहीं कौन बोलेगा, चॉकलेट दे रहे, आम दे रहे। हाँ। तो जो भी चाहा वो घर वालों ने दे दिया। हाँ। स्कूल में मैं अबव एवरेज था, कंसिस्टेंटली अबव एवरेज, कभी नीचे नहीं गया, कभी ऊपर नहीं गया, एकदम स्टेबल। बट स्कूल में सोशल स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हुए। हाँ, यानी कि सोशल स्किल्स हैं। अच्छे दोस्त, जो दोस्त तभी बने वो अभी तक है। अच्छा। अलग अलग टाइप के दोस्त, किसी का इंटरेस्ट ड्राइंग में है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, किसी का इंटरेस्ट किसी में नहीं है स्कूल में, ऐसे भी दोस्त है। हाँ। तो स्कूल का अगर मैं टेक अवे बोलूँ तो वो था, बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त बहुत मिले। अच्छे दोस्त बने। और जो सीखना था वो सीख के आप आगे आगे चले गए। जितना सीखना था उतना, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा कम नहीं। सोशल स्किल्स अभी इन हाइंडसाइट बहुत अच्छे से डेवलप हुए। तो 10th हो गए, फिर साइंस लेना ये कैसे सोचा? साइंस, अबव एवरेज स्टूडेंट साइंस लेता है, वो तो अपने यहाँ पे अनरिटन रूल है कि अगर आपको 80% से ऊपर मिल रहा है तो आपको साइंस लेना है। ऐसा अलग से कभी सोचा नहीं कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, वो हो गया। हो गया। फिर 12th आई। हाँ, तब तक कुछ पढ़ाई विढ़ाई कर रहे थे? तो बायोलॉजी रखा था, बायोलॉजी भी रखा था, मैथ्स भी रखा था। हाँ। तो मैथ्स बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता था, बायोलॉजी भी बुरा नहीं लगता था। तो हाँ। 2004 में शायद इंजीनियरिंग का पहला साल था, नीट का एंट्रेंस का, पहले 12th के मार्क्स पे होता था, फिर एंट्रेंस हो गया। 2004 पहला साल था उसका। तो जब तक इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हुए नहीं तब तक मेरा मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर हो गया, गलती से जैसे भी। अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज में लग गया। तो अभी गवर्नमेंट कॉलेज में लग गया, अभी कौन बैठ के पढ़ेगा वापस इंजीनियरिंग के लिए। और वो भी बम्बई में नायर हॉस्पिटल जैसा अच्छा, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में, कम फीस, गवर्नमेंट सीट, इंजीनियरिंग एग्जाम रिजल्ट के 1.5 महीने बाद तो वैसे एमबीबीएस में लग गए। अच्छा। हाँ। अच्छा कॉलेज है, अच्छा तो सीट तब तक कोई भी ज्यादा विचार नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। 17 साल का था, मुझे नहीं लगता 17 साल में कोई भी विचार करता है किधर है, जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं। हाँ, तो ऐसे आप चले गए? वैसे मैं चला गया, आ गए, यानी मुंबई में आ गए, नासिक छोड़कर। नासिक छोड़ के बॉम्बे में आ गया। तो वो पढ़ाई कैसी रही? फर्स्ट एमबीबीएस, सेकंड एमबीबीएस वाले बड़े बड़े किताब होते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 2-3 चीज़ें हो गई। एक अच्छा चीज़ हो गया कि आई मेट माई वाइफ, नाउ वाइफ देन गर्लफ्रेंड, तो फर्स्ट ईयर में उनको मिल लिया। अच्छा। एमबीबीएस में तो पूरा एक तो अच्छा चीज़ हो गया पूरे जर्नी में, जर्नी एकदम आसान हो गया। यानी कि वो आपको पढ़ाने लगी? हाँ, वो पढ़ाने लगी, वो बहुत पढ़ती थी। तो अच्छा। एग्जाम के एक दिन पहले बैठा के वो पढ़ाती थी मुझे। अच्छा, वो तभी से सिलसिला शुरू हो गया, आज तक चालू है? हाँ। हाँ, पढ़ने का। अच्छा, तो ये एक बात हो गई, ये एक चीज़ अच्छा हो गया। दूसरा हो गया कि सेकंड एमबीबीएस में बहुत टाइम होता। सेकंड एमबीबीएस में थोड़ा टाइम था, थोड़ा फ्री टाइम होता है। तो किसी का कुछ इंटरेस्ट है, कोई नाटक करता है, कोई कुछ किताब पढ़ता है, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखता है। मेरा इंटरेस्ट जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, आप थे मेडिकल कॉलेज में? हाँ। और आपका इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी उसका स्टोरी ऐसा था कि अगर आप मुंबई जानते हो तो नायर हॉस्पिटल से आप आधा किलोमीटर आगे जाओगे तो लैमिंगटन रोड पड़ता। बराबर। लैमिंगटन रोड में दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रेडियो, जो आप बोलो वहाँ पे वो मिलता है। तो हॉस्पिटल के बाद, राउंड्स के बाद मैं वहाँ पे जाता था, कंप्यूटर कैसे दुरुस्त करते हैं, कंप्यूटर कैसे नेटवर्क करते हैं, छोटे छोटे सेंसर्स, अगर आप घर के अंदर घुसो तो अपने आप लाइट चालू होनी चाहिए, ऐसे। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बनाते थे अपने हॉस्टल रूम में फ्री टाइम में। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल का रूम, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग। हाँ। किसी ने डांटा नहीं? नहीं, तब के हमारे डीन थे डॉक्टर संजय ओक, और मैं स्टोरी में आपको बताता हूँ कि उनका इन्फ्लुएंस कैसा था। बट हम लोग पूरे हॉस्टल में, जैसे अगर तभी ज़्यादा कंप्यूटर थे नहीं, 15-20 कंप्यूटर थे पूरे हॉस्टल में, हम लोगों ने सारे कंप्यूटर्स को जोड़े, एक अलग आर्किटेक्चर बनाया ताकि लोग गेम्स खेल सके। सेकंड एमबीबीएस में। सेकंड एमबीबीएस में 15 लोग साथ में काउंटर स्ट्राइक खेलने चाहिए। दैट वाज द
दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया। अच्छा, आगे जाके क्या हो गया? फिर पढ़ाई चालू ही थी? फिर थर्ड ईयर में भी पढ़ाई नहीं शुरू होती, ईएनटी ऑप्थेल और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। एक सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लोग पीएसएम पढ़ते क्यों है। हाँ। तो उसमें और दोस्तों ने बोला कि समर वेकेशंस थे थर्ड ईयर में, चलो मेलघाट जाते हैं। मेलघाट जाते हैं। अभी मेलघाट में क्या था, उन्होंने मेलघाट क्यों जाना है, बोलते टाइगर रिजर्व है, अपन 1 महीना रहेंगे तो अपने को टाइगर दिखेगा। जैसे सिद्धार्थ बोला, 1 महीना जाके मेरा एक टाइगर दिखा नहीं मेरे को। हाँ। सिंगल टाइगर नहीं दिखा, जो देखा वो देखा बहुत सारा मैल न्यूट्रिशन, बहुत सारा कुपोषण देखा, बहुत सारा कुपोषण। और कुछ ज़्यादा समझा नहीं कि वो क्यों है, क्योंकि कुपोषण, अनीमिया, ये सब का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट में जो हम पढ़ रहे थे मेडिसिन में, इसमें क्या है, हो जाएगा। ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी नहीं है। फिर भी 2 में से 1 बच्चा कुपोषित था वहाँ पर। वो मेलघाट में देखा, वापस आके प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में हम लोगों को लेके गए पालघर आउटपोस्टिंग में। अभी भी पालघर में उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है मैल न्यूट्रिशन का। ये 2 चीज़ का बहुत इफेक्ट हुआ कि इतना सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा देखा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। कुपोषण है, क्या करो, खाना बढ़िया कर दो, आप आयरन फोलिक एसिड दे दो, हो गया बात। उतना भी नहीं हो रहा है। तो लगा कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, इसके कुछ तो करना चाहिए। नहीं, ये इच्छा जागृत हो गई। हाँ। कि कुछ तो अभी इस बारे में करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और हाँ। तब तक अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का हॉबी भी एकदम ऐसा पीक पे आ गया था, इतना कि IITs में जाके, टेक फेस्ट में जाके हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ टक्कर में कॉम्पीट कर रहे थे कि आप ये मशीन बनाओ, मैं मेज फाइंडर बना रहा हूँ, ऐसा। तो अच्छा चल रहा था, वो लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। मतलब जीतते नहीं थे, बट कम से कम अच्छा फाइट देते थे। अच्छा, हाँ। फिर ऐसा दिमाग में है कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो मेलघाट में, पालघर में लोग खुद यूज़ करें। क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी था। हम लोग पालघर में गए थे, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग थे, उनका बाहर के किसी डॉक्टर पे या बाहर के किसी एस्टेब्लिशमेंट पे उतना भरोसा नहीं है। दूसरा, कुपोषण का प्रॉब्लम ये कि ये फीवर जैसा नहीं है। फीवर आता है तो क्या आपको दवाई अभी खानी है, कुपोषण चलते रहता है, क्रॉनिकली चलते रहता है। जबकि अगर फीमेल है, चाइल्ड बर्थ में अगर थोड़ा ब्लड लॉस हो गया तो प्रॉब्लम होता है। अगर अंडर 5 बच्चा है, उसको अचानक से निमोनिया हो गया तो वो झेल नहीं पाता है। तो जब तक कुछ ट्रिगर नहीं होता कुपोषण का, कोई महीने वर्षों चालू रहा था। तो कोई टेस्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। हमारा था क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो बिना खून लिए गांव में आंगनवाड़ी सेविका जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट कर सके, हीमोग्लोबिन और कुपोषण के लिए टेस्ट कर सके। हां, म्हणजे जे आपण हिमोग्लोबिनसाठी त्याचं रक्त काढावं लागतं, रक्त काढायला लागतं म्हणजे प्रिक द्यावी लागते। तर ते प्रिक न देता आपण असं यंत्र करू का की जी अंगणवाडीची सेविका आहे ती सुद्धा हिमोग्लोबिन माणसांचं टेस्ट करू शकेल। ये आइडिया आ गई आपके मन में। आगे क्या हुआ? फिर जितना भी समझता था हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया। अच्छा, ऐसा एक यंत्र बनाया? हाँ, वो चलता नहीं था बट अच्छा अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था। हाँ। बहुत अटेम्प्ट्स लगे हम लोगों को, बट वो पहला अटेम्प्ट था। कुछ तो बनाया, कुछ तो बना के तभी के जो हमारे डीन थे डॉक्टर संजय ओक, उनके ऐसा कान में पड़ा कि कुछ तो ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला क्या करता है तू हॉस्टल में? मैंने सुना है तेरा रूम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक से भरा हुआ है। बोला हाँ, और ये बनाया है। मुझे लगा कि वो मेरे को बोल रहे कि मैं तेरे को हॉस्टल से निकाल दूंगा, या ऐसा कैसे कर रहा है, परमिशन नहीं है, ऐसा कुछ। उन्होंने अपना वॉलेट निकाला, मेरे को 3000 रुपये दिया, बोला आगे बढ़ा इसको, बस उतना ही बोला। अच्छा, तो डीन ने आपको पैसे दे दिए, म्हणजे पहिलं भांडवल दिलं तुला बस। हाँ। अभी पीछे देख के जो भी मैं बोल रहा था वो ओक सर को कुछ भी नहीं समझा 100%, क्योंकि मैं हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा था। बट उनका वो जिगर था कि इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। टीचर्स हैव टू लर्न फ्रॉम दिस।
कि भले ही वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका गट फीलिंग है कि कुछ अच्छा हो रहा है, उसको प्रोत्साहन दे दो, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट। वाह वाह वाह। तो ये 3,000 रुपये आए आपके हाथ में। अभी सर को शायद याद भी नहीं होगा, पर अगर सर ने वो नहीं किया होता ना, तो शायद हिम्मत नहीं होती मुझे आगे बढ़ने की। तो आगे जाकर क्या क्या हुआ? तो फिर हिम्मत बढ़ गई, बोला MBBS का लास्ट एग्ज़ाम दिया, तो तब तक एक टीम भी बन गया था। हम लोगों ने बोला कंपनी डालेंगे, कंपनी डालेंगे। MBBS का एग्ज़ाम ख़त्म किया, शाम को जाके कंपनी रजिस्टर किया। अच्छा। अभी प्रॉब्लम 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, कुछ बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में जाते रहे, ये वो IIT IIM जो भी है, कहीं पे जीत रहे थे, कहीं पे हार रहे थे। बट इतना समझ गया कि जो अपने को लग रहा था कि हमें इंजीनियरिंग आता है, हमें इंजीनियरिंग नहीं आता है। तो उसको सीखना पड़ता है बहुत अच्छे से। हाँ। 4-5 चीज़ें करके नहीं आता। तो मैंने डिसाइड किया कि ये ख़त्म करना है प्रोजेक्ट, और इसके लिए इंजीनियरिंग सीखना है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए अभी इंजीनियरिंग सीखना है। हाँ। तो फिर घर पे बोला, तो घर वालों ने क्या बोला? अभी डॉक्टर तो बन गए। अभी इंटर्नशिप ख़त्म हो रहा है, मुझे अभी भी याद है, दिसंबर 2009 की बात थी कि अभी इंटर्नशिप ख़त्म हो रहा है, मुझे ना इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो उसके पहले घर वाले कैसा प्रोजेक्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सब बढ़िया। बट जब भी आप सीरियसली बोलोगे कि मेरे को ऐसा करियर स्विच करना है, सब हक्का वक्का रह जाता है। अच्छा। क्योंकि MBBS के बाद क्या करना है, मतलब क्या है, MD करना है, MS करना है, MD हो गया तो क्या करना है, DM करना है, MCH करना है, वो एक पैटर्न बैठा हुआ रहता है। तो मेरे घर वालों को थोड़ा धक्का पड़ गया। उनका अच्छा है कि उन्होंने ना मेरे को हाँ बोला ना बोला, वो थोड़ा पीछे हो गए। बट मुझे समझा कि ये ऐसे चल नहीं रहा है बराबर से। तो दिसंबर 2009 का बात था, तभी एक मूवी रिलीज़ हुआ था 3 इडियट्स। मैंने देखा, बोला यार ये तो इसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। 2 टिकट निकाल के मम्मी और पापा को भेज दी। फिर 24 या 25 दिसंबर को गए, पिक्चर देख के वापस आए, आके फ़ोन करके बोलते एक बार बात करते, आ जा। ठीक है चलो बात करते पे आ गए, मतलब अभी निकल जाएंगे अपन। तो इसी बहाने के लिए तो भेजे थे टिकट वो, बस हाँ। उसी के लिए भेजे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो रैंचो को देख के इंस्पायर हुए, कि वो शर्मन जोशी के कैरेक्टर को देख के ऐसा लगा कि ये लटक वटक जाएगा। उनको क्या, उनका वो था पता नहीं मुझे अभी तक, बट वो काम किया। फिर मैं गया घर न्यू ईयर के लिए, तो मेरे पिताजी बोलते देख तेरे को लग रहा है ना, तू कर, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है करियर का, अगर तू IIT में घुस सकता है उसके बाद मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, तो एक राइडर डाला उन्होंने? एक राइडर डाला हुआ कि इंजीनियरिंग करना है तो IIT से करो, ऐसा दूसरी जगह पे करके कोई ये नहीं है। और सिंगल शॉट, आपको एक बार में सिंगल शॉट, अगर घुस पाओ तो देख लो। हाँ। तो दिसंबर था, एंट्रेंस करीबन मई में होता है। बोला चलो अभी 4-5 महीना है, पढ़ के जैसे तैसे निकल गए, तो IIT में लग गए। फिर एक मिनट, ये जैसे आप बोल रहे हो कि IIT में लग गया, यानी कि लातूर से औरंगाबाद चला गया, वो 5 महीने पढ़ाई कैसे की वो बताइए। 5 महीना क्या है, अभी एक ही चीज़ है, IIT इज़ नॉट द एंड, इट वॉज अ मीन्स टू एन एंड। कि ये अगर कर लिया तो एक तो अपने को इंजीनियरिंग अच्छे जगह से सीखने को मिलेगा, घर वालों का और टेंशन नहीं रहेगा, ऐसा कमिट किया, तो 2 बर्ड्स इन 1 स्टोन। हाँ ठीक है। तो 4 महीना एकदम अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके निकल रहा। बॉम्बे IIT में प्रवेश मिल गया। हाँ, एक ही IIT में लिखा था सिर्फ, और नो अदर IIT अप्लाई टू, ओनली बॉम्बे IIT। अच्छा। क्योंकि तब तक कंपनी ऑलरेडी शुरू हो गया था। 3 और लोग थे। अच्छा, कंपनी में 3 लोग थे। और कंपनी तभी क्या कर रही थी? हम लोग नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिन मशीन बना रहे थे। अच्छा, जो बाद में टच बी जो है, बिल्कुल वो बन रहा था तभी। ओके। टच बी के लिए हम लोगों को 4 से 5 साल लग गया। टच बी फाइनली बना 2014 में, आफ्टर 45 आयटरेशन्स। 45 अल्टरेशन। टच बी जे आहे ना, त्याचं जे पहिलं यंत्र आहे, ज्याचं पहिलं पेटंट त्यांचं जे आहे ते टच बी हे आहे. आणलंयस का तू आम्हाला दाखवायला? कारण जे टच बी आहे ते जगातलं असं पहिलं यंत्र आहे की जे तुम्हाला रक्ताचा थेंब न काढता तुम्हाला हिमोग्लोबिन सांगतं.
तुम्हाला हिमोग्लोबिन तुमच्या रक्तामध्ये किती आहे ते तुम्हाला दाखवू शकतं. म्हणजे जे त्याचा मुद्दा होता ना की अंगणवाडीतल्या सेविकेला सुद्धा आलं पाहिजे हिमोग्लोबिन मोजायला, तर ते त्या तऱ्हेचा तो भाग त्याच्यामध्ये होता. तो 45 ये लगे आपको 45 वर्जन्स 45 वर्जन्स लगे. वो जो आंगनवाड़ी सेविका यूज कर रही है, हाँ वो है टच भी. वो टच भी है. टच भी है. और उसका क्लोज शॉट है आपके मैं पास? आपको दिखाता हूँ. हाँ, तो वो आँख के ऊपर लगता है, कंजंक्टिवा का इमेज लेता है और कंजंक्टिवल पैलर को वो कहाँ पे टच भी कैसे यूज होता है? आँख के ऊपर रखना पड़ता है. हाँ और कंजंक्टिवा जो आँख के नीचे का पार्ट है उसको खींच के, जैसे अब हमारे मेडिकल इसमें पुराने फिजिशियंस जैसे करते थे कि आँख हाँ, नीचे जैसे करके होता। फंडोस्कोप का एग्जामिनेशन आँख का डॉक्टर लोग करते हैं. सिमिलर Same. सिमिलर. तो वो जो है वहां से हीमोग्लोबिन को वहाँ से ये नापता हीमोग्लोबिन है, को अपन मेजर करता है. ये मेजर करते हैं. बिल्कुल. और ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिनोमीटर है. दुनिया का सबसे एक्यूरेट नॉन इन्वेजिव ये है. तो ये जब तैयार हुआ, ये तो आगे की ये बात तो है. 2014 में तैयार हुआ, तभी हम लोग कोशिश कर रहे थे. तभी कोशिश कर रहे थे. तो आप आईआईटी में गए. हाँ. आईआईटी में इंजीनियरिंग सीखना शुरू किया? नहीं, आईआईटी में जाने से पहले आईआईटी में घुस एडमिशन मिल गया. हाँ कि मैं आईआईटी का पूरा सेनेट पढ़ा. आईआईटी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर आईआईटी का. हर आईआईटी का. उसमें ऐसा लिखा था कि आप जो कोर्स है वो आप अपने प्रोजेक्ट के साथ अगर आप कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा और ईयर ले सकते हो प्रोजेक्ट खत्म अपना कोर्स खत्म करने के लिए. अच्छा. मैं बोला ये बढ़िया है, इसमें तो मेरा काम भी हो जाएगा, मेरे को सीखना भी हो जाएगा. हाँ तो मैं जाके वो सेनेट का रूल वहाँ के डीन को दिखाया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि अगर मैं बाहर का कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 2 साल का कोर्स 3 साल में ख़त्म कर सकता हूँ. ओके. उन्होंने बोला लिखा तो है, लिया तो किसी ने नहीं है अभी तक, तू पहला होगा. अच्छा. मैं बोला ठीक है, पर लिखा है मिलेगा. उन्होंने बोला हाँ अभी लिखा है तो मिलेगा. तो वैसा तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पे सबमिट कर दिया? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया. मैं बोला कि मैं बाहर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं 2 साल में नहीं ख़त्म कर सकता, मैं 3 साल में ख़त्म करूँगा. अच्छा. तो अपने सारे क्रेडिट्स स्पेस आउट कर दो. ये दूसरा सीखने का चीज़ मिला आईआईटी में. हाँ आईआईटी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है. आप अपने कोर्सेज चूज करो, आप अपने हिसाब से पेस करो. ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का अपना पेस हो, किसी का कोई और चीज़ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए. वो एक बहुत अच्छा सिस्टम अच्छा है वहाँ पर. और जब आप ग्रेजुएट कितने साल कौन से साल हो गए आईआईटी से? 2013. 13. और तभी ये एचबी अपना आ गया 14 में. तो इतना सब R&D करने के लिए 45 टाइम्स उसमें दुरुस्तियाँ सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो 2010 में एक फेलोशिप मिला मुझे और मेरे को फाउंडर को, एकोइंग ग्रीन फेलोशिप करके. हाँ हाँ. जो बहुत बढ़िया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क का फेलोशिप है, वो मिला. उससे कुछ फंडिंग आया, हम लोगों ने इन्वेस्टर्स से पैसा रेज किया. अच्छा. तो हमारे कुछ इन्वेस्टर्स है जैसे विजय शेखर शर्मा पेटीएम से, दीप कालरा मेक माई ट्रिप से, जो पिछले जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स है. ओके. तो उन्होंने सारा सपोर्ट किया. फिर हम लोगों ने वेंचर कैपिटल रेज किया. ओके. ऐसे इसमें निकला. तो पैसे कितने यानी जितने पैसे चाहिए थे वो R&D को उतने सब पैसे आ गए? हाँ हाँ. हाँ, हमें सपोर्ट बहुत मिला. सपोर्ट अच्छा Support मिला. बहुत लेकिन मिला. ये सब इन्वेस्टर लोगों को उनका पैसा लगाने के लिए आप लोगों ने कन्विंस कैसे किया? क्या है, मैं आपको बोल सकता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको पैसा नहीं लगता है. सर मैं आपको विजय शेखर शर्मा का स्टोरी बोलता हूँ. पेटीएम का जो अभी फाउंडर है, उन्होंने कंपनी शुरू किया था 2000 में. दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है. उनसे जब मिले हम, वो बोलते यार मैं कंपनी शुरू किया, मुझे एंटरप्रेन्योर का मतलब भी नहीं पता था, मैं इंग्लिश का 2 लाइन भी नहीं बोल सकता था, मैंने शुरू कर दिया. तो उस सेंटिमेंट से दे हेल्प पीपल. अच्छा. अभी सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एंटरप्रेन्योर आता है और बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ, यू विल गिव बैक. तो पहला ये एचबी जो टच भी है वो अभी मार्केट में आ गया. हाँ. अभी आज उसकी परिस्थिति क्या है? 3 साल बाद एचबी कहाँ कहाँ बिक रहा है, उसका हम यूज लोग कहाँ हो रहा है? करीबन सिर्फ टच बी के साथ 5 लाख लोगों को हम लोगों ने टेस्ट किया है
पिछले कैलेंडर ईयर में अक्रॉस राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अभी हम लोग शायद एक साल में महाराष्ट्र के हर एक सब सेंटर में आपको टच भी और हमारा मेल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग इक्विपमेंट दिखने वाला है। महाराष्ट्र के हर एक सब सेंटर में ये हमें दिखेगा। स्पेशली जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे पालघर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, कोंकण साइड पे 1-2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इशू है। ये 4-5 हम लोगों के फोकस एरियाज। ये माल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग वाला किट क्या है? ये हीमोग्लोबिन के साथ, तो अभी अगर आप हम लोग का जर्नी देखोगे 2008 से लेके 2017 अभी 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है मेरे हिसाब से इन पैरेलल टू दिस। एक, सबके हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है। दैट इज़ वन थिंग जो 2005-6 में था, बट स्मार्टफोन्स नहीं थे। बराबर। अभी सबके हाथ में एक कंप्यूटर है। दूसरा चीज़ है, 2009 से लेके अभी तक शायद दुनिया का सबसे बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ है इंडिया में, जिसको बोलते हैं आधार। आधार 80 करोड़ लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दुनिया में और कहीं पे भी दिया नहीं गया। ये 2 चीज़ और डायग्नोस्टिक्स को जब आप साथ में ले आते हो। अच्छा, 1 मिनट, इनको तीनों को साथ हम कैसे ले आएंगे? तो जैसे आप हो, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि डॉक्टर नाडकर्णी आप यहाँ पे अपना उंगली लगा दो, आपका पूरा हेल्थ डेटा मेरे सामने आ जाएगा। अब भले ही मैं वो आंगनवाड़ी लेवल पे हूँ, सब सेंटर पे हूँ, रूरल हेल्थ लेवल पे हूँ, या फिर नायर हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए आपका आधार कार्ड और उंगली। तो हम लोगों ने एक मेल न्यूट्रिशन किट बनाया जिसके अंदर नॉन इन्वेजिव हीमोग्लोबिन, हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफरेंस, हर बच्चे का फ्रॉम 0 to 6 years इन वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लिंक टू आधार, ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, तो आप एक बच्चे का वेट, हाइट, मिड आर्म सर्कमफरेंस, कुपोषण का स्थिति क्या है वो देख सकते हो। आप जूम आउट करके ये भी देख सकते हो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कैसा चल रहा है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप देखो आपका डिस्ट्रिक्ट कैसा चल रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से तालुका में मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये पूरा सॉफ्टवेयर बैकएंड हम लोगों ने क्रिएट किया। वो पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज आप लोगों ने क्रिएट किया कि जिसको आपने टचबी के साथ जोड़ा। बिल्कुल। तो अभी दूसरा आपका जो है ना यूचेक, वो क्या है? अभी ये एक ऐसा नशे जैसा है, आपने एक बार कोई चीज़ बना लिया और उसमें मज़ा आने लगा, फिर वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करते रहो। धीरे धीरे टीम भी बड़ा होता गया। 3-4 साल पहले हम लोग कुछ 30-35 लोग थे, तो हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ केयर यूरिन एनालिसिस मशीन बनाया, एक ब्लूटूथ इनेबल्ड ग्लूकोमीटर बनाया, अमॉन्ग द फर्स्ट ग्लूकोमीटर जिसके स्ट्रिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। अच्छा, वो है वो पेबल ना? पेबल, हाँ, पेबल के है वो ग्लूकोमीटर। कितना सस्ता बनाया आपने अभी? ग्लूकोमीटर का प्राइस तो करीबन उतना ही है, क्योंकि ग्लूकोमीटर ऐसे ही बहुत सस्ते मिलते हैं, बट हर स्ट्रिप का कॉस्ट कंज्यूमर को करीबन 5 रुपए के आसपास मिलेगा। पहले कितना था? अभी करीबन 12 से 15 रुपए है। 15 रुपए से 5 रुपए में वो ग्लूकोमीटर बनाया। और यूचेक जो है वो क्या है? ये एक यूरिन एनालिसिस डिवाइस है जो आपका यूरिन का चेक करता है लेबोरेटरी लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल के एक्यूरेसी पे, डॉक्टर के केबिन पे या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर यानी इमीडिएटली वो हो जाता है। यानी जो लैब की ज़रूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन के लिए, यूरिन के लिए, वो आपने निकल दी। वो हमने निकाल दी। सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में आ नहीं सकते। जब तक वो आते तब तक उनका मतलब एंड स्टेज में आते कि अभी कुछ कर लो। यही अगर हम लोग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी लोगों के पास लेके जा सके, हाँ, तो जो हेल्थ केयर है दैट कैन बी डेमोक्रेटाइज्ड। हाँ, ये जो बात चल रही थी कि पूरे आरोग्य का लोकशाहीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन, इसका मतलब ये है कि हर कोई आदमी वो हॉस्पिटल में नहीं आएगा, आरोग्य सेवा उसके द्वार पर अगर जाती है उसके पास आएगी। अभी ये सब में मशीन एक पार्ट है, हाँ, दूसरा है डिलीवरी। हाँ, जो आपका आंगनवाड़ी सेविका या जो ANM है, इसको ट्रेनिंग कैसे करने का, अभी मशीन तो बना दिया। हाँ, ऐसे मशीन तो बना दिया। अगर किसी ने ये भी बोल दिया कि सारे डिस्ट्रिक्ट में डाल दो,
तो हम लोगों को मुश्किल आ रहा था कि एक्चुअली जाके ट्रेन कैसे करें। हाँ, तो फिर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग का टीम बनाया अच्छा, कि हम लोग आंगनवाड़ी सेविका, ANM इनको कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि अपने ये machines सब जो यंत्र है वो कैसे कैसे इस्तेमाल use- करेंगे। इस्तेमाल करना। ओके वो हम लोगों ने बनाया। इसका सारा डेटा हम लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया। ओके तो शायद वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच कैन टेल यू कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस एक्चुअल क्या है इंडिया में। अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि प्रेवलेंस क्या है डायबिटीज़ का, हम्म, कोई लार्ज स्केल स्टडी नहीं है जो ये आपको एग्जैक्ट नंबर बता सके। बट हमारे पास फील्ड से इतने लोगों का डेटा है कि हम लोग आपको बता सकते हैं एक तालुका में डायबिटीज़, मैलन्यूट्रिशन कितना है। यानी इसके साथ में डेटा भी बन रहा है, डेटा भी लोगों को सुविधा मिल रही है, वो सस्ते में मिल रही है और उसके साथ डेटा भी बन रहा है। उसके साथ डेटा भी बना। तो इस नशा का अगला नशा कौन सा है? सर अभी हम लोगों का टीम करीबन 100 लोगों का है। 100 लोगों का 100 टीम हो लोगों का गया। टीम वो नायर हॉस्पिटल के एक छोटे से रूम से जो शुरू हुआ, अभी 100 लोगों का टीम 100 हो गया। लोगों का टीम है, हाँ। जिसमें कुछ 35-40 सिर्फ R&D में है। 35-40 पीपल R&D कर रहे R&D हैं। में है। तो और मशीन्स हम लोग बनाए जा रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाँ हाँ, जिसमें पेशेंट्स को फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को फ़ायदा हो, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। और अभी आप ठाणे में है, आपकी ठाणे जो में। कंपनी है वो, और कहीं कहीं है? सर हम लोगों का एक प्लांट है कोचिन में। कोचिन में प्लांट है, वहाँ कोचिन क्या में एक बनाते plant हैं? है। वहाँ पे हम लोग जो ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप्स है और जो Strips। रिएजेंट्स है वो बनाते हैं कोचिन में। बैंगलोर और दिल्ली में ऑपरेशनल ऑफिसेज है। बैंगलोर और दिल्ली में ऑफिसेस है और ठाणे में फैक्ट्री है ठाणे में फैक्ट्री और हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस है। इतना सब 14 साल और 17 साल, यानी 14 साल में HB तैयार हो गया। हाँ और कंपनी तो पुरानी है। हाँ, कंपनी तो 2009 की है। हाँ, तो लेकिन अभी ये सब आगे आगे गया, तो अभी आप खुद को डॉक्टर कहते हो या इंजीनियर? मैं डॉक्टर लिखना तो छोड़ दिया हूँ पहला। हाँ, लेकिन काम कर रहे हो तो हेल्थ केयर में। क्योंकि गलती से भी अगर कोई दवाई पूछ लेता है ना, 2 बार सोचना पड़ता है मेरे को, क्या दवाई दूँ। तो अभी डॉक्टर नहीं। डॉक्टर लिखना तो छोड़ दिया है, हाँ। बट पब्लिक हेल्थ में बहुत काम है हमारा। तो अभी जैसा साइकिल चल रहा है, अभी मैं टेक्नोलॉजी में कम और पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ, यानी कि पब्लिक हेल्थ का आपने हेल्थ लिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स में से टेक्नोलॉजी लिया है, और ये दोनों आपके आंगन में साथ साथ है। तो ये जो बैलेंस है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल। क्योंकि ये बैलेंस अगर है तो आप एक नई दृष्टि से दोनों को देख सकते हैं, मेडिसिन को और इंजीनियरिंग को। बिल्कुल। और ये सर मुझे लगता है बहुत सारे एरियाज में, जैसे सिद्धार्थ बात कर रहे थे कि उनके शिप में जब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो वो अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं कि वहाँ उनके शिप में जब एक फायरमैन आया, फ्रांस से, जर्मनी से, फ्रांस जब जर्मनी फ्रांस से जब फायरमैन आया, वो फायर सेफ्टी का एक नया एलिमेंट लेके आ गया। तो वैसे ही जब इंजीनियरिंग में कोई मेडिसिन का बंदा घुसता है, या मेडिसिन में कोई इंजीनियरिंग डिज़ाइन का या आर्ट्स का या लिटरेचर का, वो अपना एक पर्सपेक्टिव लेके आता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हो, आपके ऊपर थप्पा लग गया कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपके ऊपर थप्पा लग गया कि आप इंजीनियर हो, जो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 100 लोग जब आते हैं, जैसे कहा आपने कि 35-40 लोग R&D में है, सब लोग आप जैसे ब्रेनी लोग हैं? सर कुछ तो मेरे पास अभी तो चीज़ें ऐसी हो गई कि डेंटिस्ट है, कुछ डेंटिस्ट है जो इंजीनियरिंग करते हैं। अच्छा, तो लेकिन हम लोग एजुकेशन के ऊपर, ज़्यादा एजुकेशन नहीं बोलूँगा, डिग्री डजेंट मैटर। ओके, तो हमारे पास डेंटिस्ट भी है जो इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी है जो पब्लिक हेल्थ का डेटा देखते हैं। ओ, लेकिन ये सब आता एवढी सगळी बुद्धिमान माणसं एकत्र आल्यावरती ती भांडणार पण तेवढीच जोरात होतात ना कधी कधी, होतात ना. मग ती कशी सोडवता तुम्ही? नहीं सोडवतात, यू लेट इट रन इट्स कोर्स, फाइट इट आउट, फाइट इट आउट. क्योंकि एट द एंड सबके इंटेंशंस आर कॉमन। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है, अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से है तो उसका वो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरह से लिया जाए, यू आर क्रिटिसाइजिंग दी आइडिया, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दी पर्सन। हाँ, ये बहुत पक्के, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना,
कि आप आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ऐसे होना चाहिए। अभी आपके टीम का एवरेज एज क्या है? 26, 27। 26, 27। हाँ। तो ये सब लोग, जब आप 100 लोग, मैंने इनकी कंपनी भी देखी आहे, क्योंकि मैं भी ठाणे में रहता हूँ, तर मी यांच्या कंपनीमध्ये गेलो आणि ह्यांच्या कंपनीची एक वेगळी बिल्डिंग आहे आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये, आणि तिकडे ही सगळी मंडळी ही घरात आहेत का ऑफिसात आहेत का कुठे आहेत ते आपल्याला कळत नाही, कारण सगळेजण काम करत असतात, इकडून तिकडे जात असतात, भांडत असतात, खेळत असतात, हे घरच वाटतं। हाँ, तो मुझे बहुत बार तुम्हारा ऑफिस देख के, फैक्ट्री देख के ऐसे लगता है कि ये फैक्ट्री है नहीं, हाँ ये तो घर ही है। हाँ, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो यार? सर वो प्रॉब्लम अभी आ रहा है धीरे धीरे, जैसे वो नंबर बढ़ रहा है, 30, 35 में नहीं था, बट अभी जैसे अलग अलग चीज़ें बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है उसमें टाइमिंग्स रखने पड़ते हैं, ड्रेस कोड रखना पड़ता है, R&D के लोगों को हम खुला छोड़ देते हैं, आप लोग को जो करना है करो। तो धीरे धीरे ऐसे अलग अलग कल्चर्स बन के आ रहे हैं, बट एट द हार्ट ऑफ इट हर एक अकाउंटेबल है अपने काम के लिए। अपने काम के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये 5 सालों में डॉक्टर प्लस इंजीनियर, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर क्या क्या बातें सीखी? सर पहले जब शुरू किया था मैं हर चीज़ के बारे में बहुत श्योर था, हर चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था, और ऐसा मुझे तो ये आता ही है, ऐसा था। हाँ, अभी मैं उतना श्योर नहीं हूँ किसी भी चीज़ के बारे में शायद। अच्छा, लेकिन इससे क्या हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास तो है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं है सर वो, बट मतलब कैसे बोलूँ, हाँ, जैसे जो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, हाँ, वो थोड़ा विजडम की तरफ धीरे धीरे जा रहा है शायद। अच्छा, हाँ, तो आपको कैसे लगता है कि आप विजडम की तरफ जा रहे हो? सर अभी 2 बार सोचता हूँ बोलने से पहले। अच्छा, तो 2 बार सोचना, ये विजडम, 2 बार सोचना, एक बार तो पहला स्टेप ले लिया है विजडम के पास जाने का। लेकिन ये सब में अपनी जो पर्सनल लाइफस्टाइल है उसके बारे में कभी आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा या क्या हुआ? वो कैसी रही, कैसी है? एक्चुअली MBBS टाइम से ही ना लाइफस्टाइल तो वही है, 3-4 चीज़ें गिन के, दोस्त भी बदले नहीं है, 3-4 चीज़ें जो अच्छी लगती है करने को तभी भी करते थे, अब भी करते हैं, विच आर नॉट लिंक टू मनी, विच आर नॉट लिंक टू मनी, नॉट लिंक टू मनी, दे लिंक टू पीपल, दे आर लिंक टू पीपल। यानी जो भी लाइफस्टाइल की मजे की बातें हैं वो पैसे से निगड़ित है नहीं, वो लोगों से निगड़ित है। वो लोग आए, फिर वो आप ज़्यादा पैसे हो कम पैसे हो, बात वही है। बात वही है। ये हर किसी चीज को आप हसी के साथ कैसे देख सकते हो? मी मगासपासून बघतोय, हा असा ना छानपैकी असा गोड हसतोय ना उत्तर देताना, तो टेंशन वेंशन नहीं आता क्या? नहीं सर, टेंशन नहीं। जैसे पहले भी कोई बोल रहा था कि सपोर्टिव फैमिली मिला है, पढ़ने का चांस मिला है, ये दोनों चीज़ों से ही हम लोग 99% से ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। बस लोगों को इतना टेंशन है, वो लोग टेंशन नहीं लेते, हमें तो इतना कुछ मिल गया है, हमें क्या टेंशन लेना। तो इसलिए टेंशन नहीं आता है। आगे जाकर प्लान्स क्या है? एक बार मेरे को कोई पूछ रहा था कि आप ये क्यों करते हो, मेरा एक्चुअल जवाब है कि मुझे और कुछ आता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहुत आता है कि ये इसमें सर स्कोप दिख रहा है, क्योंकि अभी भी 85% हमारा जो मेडिकल इक्विपमेंट है, हाँ, भले ही वो एक सुई हो या MRI मशीन हो, 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो वो सारा, आप कोई भी सेक्टर ले लो, आप वहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी बहुत आवश्यक है कि मेडिकल इक्विपमेंट जो है 85%, 85% बाहेरून येतं, आपल्याकडे काही तयार होत नाही है। ये एक बात है। दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर, दूसरा जिस स्टेज पे आज, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, जिस स्टेज पे आज इंडिया है, शायद ही दूसरा कोई देश है। हमारे पास 20 साल है जिसमें हम लोगों का पॉपुलेशन में एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा। हिंदी में क्या बोलूँ मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड? हाँ, यानी वयाच्या दृष्टिकोनातून लोकसंख्येची वाढ ह्याचा आपल्याकडे एक मोठा ॲडव्हान्टेज असणार आहे पुढच्या 20 वर्षात। ह्यूमन कॅपिटलचा बहुत सारा डिवाइसेस हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं।
डेटा डिजिटाइजेशन की वजह से सारा देश में फैलने वाला है, अभी तो डीमोनेटाइजेशन के बाद पक्के से फैलने वाला है और भी जल्दी। ये 3 चीज़ें अगर मैं डाल दूँ, कोई भी और देश में ये 3 चीज़ें नहीं है। तो अभी टाइम है, अभी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का खड़ा होने का। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को खड़े होने की यही अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। थोड़ा माइंडसेट भी बदल गया सर। 10 साल पहले अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बाद बोलता था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूँ, तो घर वाले 3 बार सोचते थे। अभी घर वाले बोलते हैं अच्छा फंडिंग कहाँ से ले रहा है तो उतना भी फर्क आ रहा है। कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे बदल रहा है। एक एंटरप्रेन्योर और एक सोशल एंटरप्रेन्योर दोनों में फर्क क्या है? सर मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर स्केल पे एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। हर एंटरप्रेन्योर को सोशल एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, होना पड़ता ही है, होना पड़ता ही है। क्योंकि अगर आप स्केल पे चले गए हो, जैसे मैं इन्फोसिस का एग्जांपल लेता हूँ, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, इन्होंने एक स्केल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कितने लाखों लोगों को जॉब्स क्रिएट किए, उससे सोसाइटी को फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा। सो इन अ वे इन्फोसिस इज अ सोशल एंटरप्राइज। करेक्ट। सो कोई भी चीज एट स्केल इज अ सोशल एंटरप्राइज। करेक्ट। जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं उनका अगर वो स्केल नहीं पहुंचे तो भी वो कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ, अगर वो स्केल उतना नहीं है तो भी वो सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आइदर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आज तुम्हारा टिपिकल डे कैसा होता है या टिपिकल वीक कैसे होता है? कितना ट्रैवल करते हो, कितना काम करते हो, कैसे काम करते हो? 6 दिन काम करता हूँ वीक में। 6 दिन काम करता हूँ। 3 से 4 दिन ट्रैवल करता हूँ। 3 से 4 दिन उसमें ट्रैवल करते हो। 8 से 9 काम करता हूँ। 8 से सुबह 8 से रात को 9 काम करते हो। फिर भी हंसते कैसे रहते हो? सोनम की वजह से। हाँ, सोनम की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से। बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सीरियसली ये एनर्जी कहाँ से आती है? सर अपॉर्चुनिटी देख के एनर्जी आ जाती है। सामने का जो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और जो पोजीशन दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, वो आई एम वेरी लकी, बहुत लकी हम लोग कि हम उस पोजीशन में है कि कैपिटलाइज कर सके। वो देख के एनर्जी आ जाता है। वो देख के आपको एनर्जी आती है। आपके हॉबीज कौन से? पढ़ता बहुत हूँ। पढ़ते हो बहुत? पढ़ता हो बहुत। हाँ, कौन से विषय है जो आपको अच्छे लगते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट। हाँ, इनडिस्क्रिमिनेट, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। अच्छा, मराठी भी पढ़ते हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कौन से बुक पढ़े मराठी की? मृत्युंजय। अरे वाह, अच्छा, मृत्युंजय पढ़ा। अच्छा। बहुत धीरे से पढ़ा। बहुत धीरे से पढ़ा, लेकिन पूरा किया। अच्छा, वो कर्ण की व्यक्ति रेखा से क्या आपको क्या सबसे अच्छा लगा? सर वो सेल्फलेस है। वो एक नोटिंग पॉइंट है। दूसरा शायद महाभारत का ट्रैजिक हीरो अगर कोई है तो वो कर्ण है। वो कर्ण है, महाभारत का वो ट्रैजिक हीरो है। मूवीज देखते हो? मूवीज भी देखता हूँ। हाँ, फेवरेट मूवी अभी देखे हुए कौन से? अभी दंगल बहुत अच्छी थी। दंगल बहुत अच्छी थी। हाँ, और फेवरेट स्टार कौन सा है? आमिर खान। बढ़िया काम करते। दंगल में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? दंगल में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ बुरी भी लगी। हाँ। जो अच्छी लगी वो है कि हम लोग हरियाणा वगैरह में भी थोड़ा काम करते हैं, पंजाब हरियाणा साइड में। वहाँ पे किसी का अपने लड़की को रेसलर बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। इवन स्कूल भेजना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सेटिंग के हिसाब से वो बहुत बढ़िया लगा। दूसरा ये भी था कि वो जो कैरेक्टर है फोगट जी, वो अपने सपने अपने बेटियों के आंखों में देखता है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। इस चीज़ में बेटर हो गया। बट अगर वो बेटियों को सपोज पेंटिंग का शौक था, क्या करते हो? हा पण विचार आला मगाशी, जसं आपल्याला मंदार म्हणाला नाही का, मंदार भारदे आपल्याला म्हणाला की एका बाजूने हा पण विचार केला की स्वप्न तो टाकतोय, पण ती त्या मुलींनी शेअर केली म्हणून चांगलं झालं, नसती शेअर केली तर. व्हॉट इज युअर फेवरेट कोट? Rise and rise again until lambs become lions. Rise and rise again until lambs become lions. Lambs become lion म्हणजे कोकराचा सिंह होईपर्यंत.
सतत प्रयत्न करत राहा. राइज अँड राइज मतलब युल फॉल अँड फॉल. हां, राईज अँड राईज मीन्स फॉल अँड फॉल. पण शेवटी लॅम्ब टू लायन. टिल दॅट हां, म्हणजे त्या कोकराचा सिंह होईपर्यंत. फेवरेट सॉन्ग? जगाओ मेरा देश, AR रहमान. हाँ, ओके. तो ये एक नया सॉन्ग है विच इज़ लूजली बेस्ड ऑन रविंद्रनाथ टैगोर्स माइंड्स विदाउट फियर. हाँ, ये चीज मॉडर्न ट्रेडिशन है उसका. 3 लाइफ हीरोज आपके. बाहर से अंदर बोलता हूँ. हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड. क्यों? हेनरी फोर्ड ने सिंगल हैंडेडली 2 काम किया. अपना दिमाग लगा के उसने प्रोडक्टिविटी भी ऊपर किया और वर्कर के वेजेस भी ऊपर किया. तो उत्पादकता बढ़ाई और जो अपना कामगार था, वर्कर था, उसका जीवनमान भी बढ़ाया. बराबर. बहुत कम लोग कर सकते हैं. ओके. दूसरे हैं नंदन नीलेकनी. नंदन नीलेकनी. उनका इन्फोसिस का स्टोरी तो सबको पता है, बट उससे भी बड़ा जो आधार इट इज फीट. बहुत कम लोग कर सकते हैं. तीसरे जो है वो है डॉक्टर अभय बांग. उनसे ज़्यादा सेल्फलेस सर्विस कहीं नहीं देखा है, और हम लोग शायद सिर्फ एस्पायर कर सकते हैं. हम लोग उस लेवल का सेल्फलेस सर्विस कर भी नहीं सकते. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसको पूरा कीजिए. एनीमिया का डिटेक्ट होना और एनीमिया का ट्रीट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हमारा आज का पीढ़ी और कल का पीढ़ी इस पे डिपेंडेंट है. हां, इतकं महत्त्वाचं आहे ॲनिमिया. आपल्याला असं नेहमी वाटतं ना ॲनिमिया काय, लेकिन वो एनीमिया इतना महत्वपूर्ण कंडीशन है कि जिसके ऊपर पूरे जनरेशन का भविष्य निर्भर है. आज की लड़कियां कल की माएँ बनेगी. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स का रोल है. मुझे वो कोर वैल्यूज देना. शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने दिया है वो है वैल्यूज. कोर वैल्यूज. जब मैं मेरे काम में बहुत सारी कठिनाइयां महसूस करता हूं तब मैं एक वीडियो गेम खेल लेता हूँ. मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ बहुत. वीडियो गेम्स खेल लेते हो? तो मैं कम से कम 15-20 मिनट एक वीडियो गेम खेलूंगा. बराबर बराबर बराबर. आपका भविष्य के लिए कोई सपना? कोई सपना नहीं है. कोई सपना नहीं है. जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसी को एम्पलीफाई करना, क्योंकि इसमें मजा आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो मजा आना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए है, और जब तक वो चीज में मजा आती है तब तक वो आप करते रहेंगे. बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल. और ये इस मोड़ पर जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलेंगे? कोई भी कोर्स को ज़्यादा सीरियसली मत लो. कोई भी कोर्स को ज़्यादा सीरियसली मत लो. अगर मिलता है तो भी ठीक है. मेरे पिताजी ने एक चीज़ बोला था. MBBS में लग गया था तो आई वाज बहुत खुश था. शायद थोड़ा सा एरोगेंट भी हो गया था. मेरे पिताजी ने बोला, सन यू हैव वन अ रैट रेस बट यू आर स्टिल अ रॅट. हां, म्हणजे तू रॅट रेस मध्ये जरी जिंकलास तरी तू रॅट आहेस हे विसरू नकोस. सो अगर आप किसी कॉलेज में घुस पाते हो, जो ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत है, ठीक है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप नहीं घुस पाते हो, ठीक है, इट्स स्टिल नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे तरीके हैं खुद को एक्सप्रेस करने के. आप आज का ही लाइनअप देख लो. आप ओशंस में जा सकते हो, आप एविएशन में जा सकते हो, आप एनर्जी में जा सकते हो, आप हेल्थ में जा सकते हो, आप वायलिन में जा सकते हो. कहीं पे भी जा सकते हो. तो वो हमारे सोच से ही खुद को लिमिट कर रहे हैं. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और मुझे जो लगता है ना कि ये तुम्हारा जो विचार करने का तरीका है, जिस तरीके से तुम पेश आते हो, ये जो पॉइज है वो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम बचपन से ऐसे हो? हां, क्या एकदम शांत व्यवस्थित सगळं सांगणारा असं तू लहानपणापासून आहेस का आत्ता आत्ता झालंयस? नहीं अभी हुआ है सर.
पूर्वी एवढा नव्हता, जरा चंचल होतास ना थोड़ा सा। थोड़ा सा। पर ये जो पॉइज जो लगती है आप में, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं सुबह से, आता त्यानेच विषय काढला म्हणून आपण बोलूया की चारही लोक जे जर तुम्ही बघितलेत ना, सिद्धार्थ, त्याच्यानंतर मंदार टी आणि नंतर मंदार बी, हां, तर असे 2 मंदार आणि आता अभिषेक, या चौघांनी आपल्याला सांगितलं की आम्ही जे करतो त्याच्यामध्ये आम्हाला मजा येते म्हणून करतो. पण त्या प्रत्येकाची जर तुम्ही एनर्जी लेव्हल बघितलीत ना, तर प्रत्येकाने एक ना वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे मला काय वाटतं माहिती आहे की आपण आज सकाळपासून 4ही सत्रांमध्ये एकच राग ऐकलाय, फक्त तो राग 4 गायकांच्याकडून ऐकलाय, आणि त्या रागाच्या मधला जर कॉमन पॉइंट कुठला असेल तर तो आहे मजा. कारण ह्यातल्या कुणीही आपल्याला असं सांगितलं नाही की मला हे ना कोणीतरी करायला सांगितलंय म्हणून मी करतोय, किंवा मला काहीतरी मिळवायचंय म्हणून मी करतोय, मला हे करताना भयंकर मजा येते, मस्त मजा येते म्हणून मी हे करतोय, हे 4ही जणांनी सांगितलं. त्यामुळे मला कसं वाटतंय की एकच राग आहे, तो पहिल्यांदा आपण ना खयालमध्ये ऐकला, मग त्याच्यानंतर ना तो इन्स्ट्रुमेंटलमध्ये ऐकला, मग तोच राग फोक सॉन्गमध्ये ऐकला, मग तोच राग हिंदी फिल्म सॉन्गमध्ये ऐकला. राग तोच आहे, पण त्याची एक्सप्रेशन्स मात्र प्रत्येकाच्या व्यक्तिमत्वातून खूप वेगळी 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 अशी आम्हाला आज येताना दिसली. फायनली मी तुला प्रश्न असा विचारतो, वेगळ्या वाटेने जायचं असेल तर रिस्क कशाला म्हणायचं? व्हॉट विल वी कॉल ॲज रिस्क? आणि साहस कशाला म्हणायचं? अभी बुकलेट के फर्स्ट पेज पे एक कोट पढ़ा मैं, बराबर, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशन अंटिल यू लूज साइट ऑफ द शोर. तो अगर आपको ओशन क्रॉस करना है, सबसे बड़ा रिस्क होगा कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि उसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. बराबर. तो पहले बात यह है कि आपको आगे जाना पड़ेगा. हाँ. और आपको वो जो इनसिक्योरिटी है कि मुझे किनारा नहीं दिख रहा है, फिर भी आगे जाना पड़ेगा. अगर आपको हमेशा किनारा दिख रहा है मतलब आप आगे नहीं जा रहे. हाँ, अगर आप हमेशा किनारा देखते रहोगे तो कभी आगे नहीं जाओगे. मला एक कोटेशन आठवलं, ते कोटेशन असं आहे की अ शिप इज सेफेस्ट इन द हार्बर. हां, म्हणजे जे जहाज आहे ते बंदरामध्ये सगळ्यात जास्त सुरक्षित असतं, बट दॅट इज नॉट फॉर व्हॉट शिप्स आर बिल्ट. सर इसमें बस एक चीज़ है कि देर आर सम शिप्स, you cannot judge a monkey by asking the monkey to swim. You cannot judge a fish by asking the fish to climb a tree. बराबर. तो हर इंडिविजुअल का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, कुछ वीक पॉइंट होगा, जो हमेशा एकेडमिक्स नहीं हो सकता. बराबर. बट उस दिशा में उसको आगे जाना चाहिए, उसको आगे जाना चाहिए. सबका दिशा एक नहीं, सबकी दिशा एक नहीं हो सकती. 4 माणसांच्या प्रवृत्ती वेगळ्या, 4 माणसांची क्षेत्र वेगळी, पण जेव्हा ज्याला त्याचा हुन्नर मिळतो तेव्हाच तो माणूस खूप पुढे जातो. तो इतने डॉक्टर इंजीनियर का करोगे क्या? हाँ, नहीं तो इतने डॉक्टर इंजीनियरों का करोगे क्या, म्हणजे ती जी वेगळी वाट आहे ना ती आपल्या मनातूनच तयार होते. दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. आपण अभिषेकला त्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी आणि वेगवेगळ्या नवीन उपकरणांच्या त्याच्या शोधासाठी भरपूर शुभेच्छा देऊया. आणि 100 लोकांची तुझी टीम आहे, ती कदाचित पुढच्या 100 दिवसातच अजून दुप्पट होईल, तिप्पट होईल. आणि तू म्हणालास तसं जितकी माणसं वाढतील तर त्यांचं जीवनमान तर चांगलं होईलच, पण ती या एका नवीन शोधाच्या प्रवासात येतील, विकासाच्या प्रवासात येतील, हे फार मोठं होईल. तेव्हा तुझ्या सगळ्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा देऊया आपण, आणि जोरदार टाळ्यांनी आपण त्याला निरोप देऊया त्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी. जोरदार टाळ्या. थँक्यू, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच.